गिवन है ये कि पाई चार्ट है ना, वहां आपको कुछ एक पाई चार्ट के क्वेश्चंस भी गिवन है डायरेक्ट कि पाई चार्ट को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट रीडिंग का काम बाद में, पहले कंस्ट्रक्शन का काम। ठीक है, कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में। बार ग्राफ की ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपकी बुक में, इसलिए आपको एक्स जो मिला है असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में भी मैंने आपको बार ग्राफ का सिर्फ एक सिंगल सा क्वेश्चन दिया है, बाकी 3 क्वेश्चंस ऐसे दिए जो कि आपके हिस्टोग्राम के रिलेटेड थे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इस पाई चार्ट के रिलेटेड केवल 2 क्वेश्चंस गिवन है कि पाई चार्ट का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा। बाकी ओवरऑल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां ऑलरेडी पाई चार्ट क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है आपको, और उसको केवल रीड करने की बात करती है। हम करते हैं एग्जाम्स के व्यू की बात। तो एग्जाम्स के व्यू में हमें पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट करना सिखाया जाता है। क्वेश्चन बनता है ड्रॉ ए पाई चार्ट, क्योंकि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ जो है वो 6th-7th स्टैंडर्ड में आ चुके होते हैं अपने पास में। ठीक है, तो मेन टॉपिक बचता है अपना बार ग्राफ के लिए बाद में पाई चार्ट का, तो कंस्ट्रक्शन होगा पाई चार्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पाई चार्ट बनता कैसे है, पाई चार्ट होता क्या है। कल हमने क्या किया था, हिस्टोग्राम बनाया था। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास कुछ डेटा हुआ करता था, है ना। जैसे बार ग्राफ बनाया तो बार ग्राफ में मैंने क्या दिया था आपको, वीक का दिया था, पर वीक में पहले वीक में कितने बेडशीट बने, सेकंड वीक में कितने बेडशीट बने, थर्ड वीक में कितने बेडशीट बने, यानी बेडशीट का प्रोडक्शन दिया हुआ था। सेम उसी प्रकार जो कंपोनेंट दे रखा होता है, उस कंपोनेंट को एक सर्कुलर ट्रैक पर बनाना, एक सर्किल बनाना, और उस सर्किल के अंदर सब कुछ डिक्लेयर कर देना कि कौन कौन सा पार्ट कैसा था। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जब सर्किल बनाएंगे तो सर्किल में कुछ एक ऐसे ब्लॉक बन जाएंगे उसके। देखो मान ली मैं रफली बनाता हूँ, मान ली ये बनाया मैंने कुछ, ओवरऑल 4 पार्ट्स बना दिए मैंने। फर्स्ट पार्ट मान लिया मैंने रेड का दे दिया, देन ब्लू, ग्रीन और ये येलो, टोटल 4 पार्ट्स बनाए। और ये 4 के 4 पार्ट्स क्या कहलाते हैं मेरे, सेक्टर्स। क्या कहलाते थे, सेक्टर्स। यानी किसी भी कंपोनेंट को एक सर्कल के अंदर बनाना, ठीक है, और उसको सेक्टर्स में अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, क्या कहलाता था, अपना पाई चार्ट कहलाता था। और उस पाई चार्ट को हम लोग सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। अब तक हमने देखा हुआ है कि सर्किल के सेंटर पे बनने वाले सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं अपने, सेंटर एंगल, है ना। और ओवरऑल सेंटर एंगल का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। एक सर्किल के सभी एंगल्स का सम होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, यानी ये अलग अलग सेक्टर्स जो बने हैं, सेक्टर कितने कितने डिग्री के लेवल के बनेंगे, कौन सा सेक्टर कितने डिग्री का होगा, उसको डिक्लेयर करने के लिए मैंने देखो साइड में लिख रखा है सेंटर एंगल ऑफ ए सर्किल। किसी सर्किल के सेंटर एंगल बनाने का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, और यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट। यानी उसमें जितने भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं उन कंपोनेंट की सबका सम जो होगा उसको अगर डिवाइड करते हैं 360 और से ऐसे, तो हमारी वैल्यू निकल सकती है। कैसे निकलेगी वैल्यू, करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका। इस फॉर्मूले को मैंने अभी रब नहीं किया यहाँ से, क्योंकि इस टेबल में हर बार अपने फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, मान लिया क्वेश्चन लिखा मैंने, जिसमें मैंने लिखा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हो और आपकी स्कूल में आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो किन किन साधनों द्वारा स्कूल आते हैं। तो मान लिया स्कूल के आने वाले साधन बस, साइकिल, वैन, कार और स्कूटर। ये टोटल 4 ऐसे ट्रांसपोर्ट के मोड है जिनसे स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा आपको बस से आने वाले स्टूडेंट्स 120, साइकिल से 180, वैन से आते हैं 240, कार से आते हैं 80 स्टूडेंट्स और स्कूटर से आते हैं मेरे पास 100 स्टूडेंट्स। यानी ओवरऑल मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए ईच ट्रांसपोर्टेशन के मोड पर। ठीक है ना, यानी हर ट्रांसपोर्टेशन में आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या मैंने आपको लिख कर दे दी। और ये कहा आपको कि ड्रॉ अ पाई चार्ट। ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाएंगे उस चीज को देखने के लिए हम लोग यहाँ निकालते हैं सेंटर एंगल। क्या फाइंड करेंगे? सेंटर एंगल। सेंटर एंगल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कुल मिला के फर्स्ट तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, फिर सम ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट का मतलब ये जितने भी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होती है? अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब तक प्रीवियस टेबल्स में हमने यही सीखा था कि इसको हमने क्या रीड किया था? फ्रीक्वेंसी। तो यहां निकालते हैं पहले साइड में टोटल स्टूडेंट्स, सबको ऐड कर दें 0 0 0 0 0 यानी 0। हालांकि आपको इसके नीचे लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, अगर लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, कैरी लग गई 2, 3 4 2 6 और 1 7। यानी ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 720 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने मिले हमें? 720 स्टूडेंट्स मिले। तो देखो मुझे निकालना क्या था? सेंटर एंगल। बहुत आसान सा काम है। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन बना यहाँ? बस उसकी वैल्यू कितनी थी कि 120, तो मैंने लिखा 120 अपॉन में क्या है? सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 720 मल्टीप्लाई बाय 360। ये हमेशा 360 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर एंगल। किसका सेंटर एंगल है? सर्किल का। एक सर्किल के सारे एंगल्स का सम कितना था? 360 डिग्री। क्लियर है? इसलिए 360 मिल गया मुझे यहाँ। आप देखो 0 से 0, 36 की टेबल में 1 टाइम, 36 की टेबल में 2 टाइम। 120 को 2 से डिवाइड किया, गया मेरा 60 टाइम। एक चीज का याद रखना, जिस चीज को एक बार सिंपलेस्ट में ले लिया बस उसी को सिंपलेस्ट करते रहना बार बार। हर बार चेंज करोगे आप ज्यादा कंफ्यूज होगे। सेकंड में क्या था देखो, 180 720 इंटू 360, ये 1 टाइम, ये आपके 2 टाइम। 180 को डिवाइड किया, मुझे मिला 90 डिग्री। वैन पे मिला मुझे 240, 720 360, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, मिला आंसर 120 डिग्री। नेक्स्ट मिला 80 अपॉन 720 इंटू 360, ये मिला 1 टाइम, ये मिला मुझे 2 टाइम, यानी मिला मुझे 40 डिग्री। नेक्स्ट मिला 100 अपॉन 720 इंटू 360, यानी 1 टाइम और ये 2 टाइम, मिल गया मुझे 50 डिग्री। यानी जब तक हम लोग ये सेंटर एंगल नहीं निकालेंगे हमारा सर्किल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन सारे सेंटर एंगल का सम करूं तो एक सर्किल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। करें इसको ऐड, 60 और 90 150,
150 में 50 ऐड कर दिया, कितना हो गया 200। 200 में 100 ऐड किया 300 और ये 60। ओवरऑल सम कितना आएगा, हमेशा आपका 360 आएगा। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, बाई चांस रेयरली कंडीशन होती है कि जब मैंने इसको डिवाइड किया और डिवाइड में मेरे पास डेसिमल वैल्यू आ गई, तो आप कहोगे सर डेसिमल वैल्यू का ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, सर्किल में एंगल डेसिमल में कैसे जाएगा, है ना, बात तो सोचने लायक है। तो उस कंडीशन में हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देंगे, वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, उसको राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ करते ही वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ तक की टेबल में कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो एक बार हैंड रेज कर दो। मैं यहाँ एक बार बस के सामने लिख देता हूँ कि बस कितने की थी। बस के लिए एंगल 60 डिग्री का, साइकिल का एंगल 90 डिग्री, वैन का एंगल 120 डिग्री, कार का एंगल 40 डिग्री और स्कूटर का एंगल 50 डिग्री। बाकी की टेबल रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। हाउ टू मेक पाई चार्ट, है ना। अब पाई चार्ट की टेबल्स तो बना दी हमने, अब इसका सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आपके लिए डाउटफुल हो जाएगा कि मैं सर्किल छोटा बनाऊं, बड़ा बनाऊं, कैसा बनाऊं, है ना। सर्किल का साइज मेरे लिए कैसा होना चाहिए, तो अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज की बात करो तो स्टैंडर्ड साइज जो होगा आपका 5 सेंटीमीटर का, कितना 5 सेंटीमीटर कंपास खोलना है रेडियस का, 5 सेंटीमीटर की लेंथ का कंपास ओपन करोगे और एक इसका सर्किल ड्रॉ कर दोगे। सर्किल किसका बनाओगे आप लोग, 5 सेंटीमीटर का। वैसे कोई इसेंशियल नहीं है, आप छोटा सर्किल बनाओ बड़ा सर्किल बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। आगे बात समझ में, आप किसी भी सेंटीमीटर की किसी भी मेजरमेंट का सर्किल बना सकते हो, लेकिन हम लोग एक बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें अगर, कि मैंने प्रोटेक्टर भी रखना है, एंगल भी बनाना है, तो प्रोटेक्टर से जब एंगल बनेगा या तो पॉइंट सर्किल के बाहर चला जाएगा या सर्किल के अंदर आ जाएगा, फिर लाइन कहाँ तक मिलाऊंगा, लाइन पॉइंट तक लेके जाऊंगा या उसके आगे तक लेके जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके। तो इसलिए सिंपल सा काम करना है, 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करोगे और एक सर्किल ड्रॉ कर दोगे। तो मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, समझो इसको मैं कैसे बनाना जा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपने आप कॉपी में प्रैक्टिस करना है इसकी। ये मान लिया गया है इसका सर्किल का सेंटर, ठीक है। आपने क्या करना है, सर्किल बनाना है, मैंने कहा आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना ताकि सबके इक्वल बन जाएंगे, ठीक है, सबके इक्वल बनेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस सेंटर को इससे यहाँ स्ट्रेट मिला दो, ठीक है, स्ट्रेट मिला दिया स्केल से। अब आपने कहा सर यहीं क्यों मिलाया मैंने, मेरे जच गई मैं यहाँ मिला दूं, मिला दे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें तो एंगल्स का एक बेस चाहिए, पहले स्टार्टिंग का हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। चले फर्स्ट के पास, बस के पास, बस कहाँ लेके गई मुझे 60 डिग्री पर, कहाँ लेके गई है बस हमें 60 डिग्री पर लेके गई। तो मैंने यहाँ रखा प्रोटेक्टर और यहाँ से जब चलना शुरू होगा तो यहाँ से चलता चलता मैं यहाँ तक आऊंगा और लगभग यहाँ तक पहुंचते ही मेरा एक एंगल कंप्लीट हो जाएगा 60 डिग्री का और वो होगा मेरा बस के लिए। मैंने एक एंगल ड्रॉ बना दिया है, ठीक है। ये दिया सेंटर का नाम O और ये बना OA, फर्स्ट रेडियस थी और मैंने एक एंगल बना दिया। मेरा एंगल कौन बना, एंगल AOB, किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के, ठीक है। उसमें मैंने OA को बेस मान लिया। अब कहोगे सर नेक्स्ट 90 डिग्री का बनाना है, मैं कहां से बनाना शुरू करूं, है ना। तो हम लोग कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, है ना, यूं ही चलें। देखो अभी मैं यहाँ था, फिर मैं यूं रोटेट हो गया था, अब मैं यहाँ चलूंगा, कहाँ चलूंगा देखो OB के पास,
और कितना जाऊंगा 90 डिग्री के लिए, कहा जाऊंगा 90 डिग्री के लिए। तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल, और नेक्स्ट बन गई मेरे को साइकिल। हालांकि मेरा रफ स्केच है, लेकिन फेयर के इक्वली बनेगा लगभग। मोस्टली कोशिश मेरी यही है कि जैसा आपकी कॉपी में बने वैसा ही मेरा बोर्ड पे बने। बन गया 90 डिग्री का एंगल मेरा। 90 के बाद नेक्स्ट लिया मैंने वैन। कितनी चली वैन मेरी 120 डिग्री। 120 डिग्री कहां से चलूंगा मैं, इस पॉइंट ओ से, या लाइन मेरी ये बनेगी। अब देखो मैं इधर मूव कर रहा हूं यहां से, ये पहला 60 का और ये दूसरा 60 का, यानी मोस्टली यहां लगभग पहुंच जाऊंगा मैं यहां के आसपास 120 डिग्री पर, और ये आ जाएगी वैन। आप चाहो तो इसको अलग अलग कलर से शेड कर सकते हो, नहीं शेडिंग करना चाह रहे हो केवल एंगल लिखा और नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट कौन है, कार। कार कितने की बनी 40 डिग्री की। कार कितने की बनेगी 40 डिग्री की। अब यहां से बना है मैंने एक 40 डिग्री का एंगल, ऊपर की तरफ जाऊंगा यूं तो यहाँ आएगा मेरा लास्ट 40 डिग्री, ये सी डी और ई, यानी एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंगल डी ओ ई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, और लास्ट एंगल ई ओ ए इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। हमें लास्ट एंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बचा हुआ पोर्शन सारा कितने का होगा 50 डिग्री का ही होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको कि हमने सर्किल को कैसे ड्रॉ किया है। यानी मेन काम क्या था हमारे पास, टेबल ड्रॉ करने का। अगर आपने टेबल ड्रॉ करना सीखा इट मीन्स ये काम भी आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्यों आप लोग है ना। तो सर्किल का काम अब आप लोगों के भरोसे। ठीक है, वैसे आपको पीडीएफ जब मिलेगी उसमें एक सर्किल कंस्ट्रक्ट किया हुआ मिलेगा, ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारा सर्किल कैसा दिखेगा बनने के बाद। ठीक है, बाकी 3-4 क्वेश्चंस और है अपने आप करने के लिए। मान लिया एक एग्जांपल और लेते हैं इसका हम लोग। मान लिया आई कलर की बात करते हैं, आंखों का कलर कैसा है। ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल कैसे हैं, कितने लोग हैं जिनकी आंखों का रंग अलग अलग तरह का दे रखा है। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही है, ओवरऑल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, हम लोग ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, किसी एक वर्किंग प्लेस की बात कर रहे हैं कि एक वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोगों में आंखों का रंग कैसा कैसा हो सकता है। या तो ब्लू होगी, ग्रे, ब्राउन और हेजल। टोटल 4 कलर्स की आइज दे रखी है हमने। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल दे देंगे। नंबर ऑफ पीपल दे दिया, मान लिया मैंने आपको 12, 10, 25 एंड 30। यहाँ क्या निकलेगा अपना सेंटर एंगल। सेंटर एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, टोटल पीपल यानी टोटल निकालना पड़ेगा सम। तो टोटल
पीपल। बात वही, फिर यहाँ स्पेस कम था, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ओवरऑल 60 पीपल्स है, ठीक है। कुल मिला के 60 लोग हैं। सेंटर एंगल निकालने का तरीका क्या बताया था? पहले नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 12, अपॉन में टोटल पीपल कितने आए, 60, मल्टीप्लाई में कौन जाता है, 360। ये देखो 60 1 जा 60 और ये गया 6 टाइम, 12 6 जा 72, यानी फर्स्ट एंगल कितने का बनेगा आपका, 72 डिग्री का। सेकंड वन 10 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 360, वन टाइम 6 टाइम, 10 6 जा 60 डिग्री। नेक्स्ट 25 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 360, ये वन टाइम, ये 6 टाइम, 25 6 जा 150, एंड लास्ट वन 13 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 360, वन टाइम एंड 6 टाइम, 78 डिग्री। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ओवरऑल बनता है हमारा 360 डिग्री। चेक कर देखो, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 8 और 6 14, 14 और 12, ये आ गया 360, ठीक है। यानी टेबल तो बहुत सी आसान सी बनाने का काम है, मेन काम रुकता कहाँ है अपना, सर्किल ड्रॉ करने के ऊपर। यानी यहाँ इस कंडीशन में अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हमें सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा कितने कितने का, फर्स्ट 72 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री, फिर वही 150 डिग्री और 78 डिग्री, ठीक है। सर्किल बनाए, ब्लू कितने का था, 70 डिग्री रफ लिख लेते हैं एक बार इसको, 60 150 एंड 78, यानी ये सर्किल जो बटेगा ओवरऑल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किल बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना था ताकि सबका डायग्राम एक जैसा बने, है ना। बाकी कोई एसेंशियल बात नहीं है कि आप 5 सेंटीमीटर का ही ओपन करना है। किसी भी नोटबुक में, किसी भी रिफ्रेशर में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको 5 सेंटीमीटर का ही कंपास ओपन करना है। क्यों कहा? क्योंकि आपकी जो प्रोटेक्टर जो होता है ना, डी जिसको कहते हो आप लोग, उसकी विड्थ जो होती है, ऊपर वाला घेरा जो है लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास का ही है। तो आपका पॉइंट जब लगेगा उसके ऊपर ही लगेगा, है ना, तो लगभग उसके आसपास ही पहुंचोगे आप लोग। ये सेंटर बनाया मैंने ओ, और क्या कहा था, एक स्ट्रेट लाइन बना देना ताकि आपको ऐसे लगे कि हम घड़ी में चल रहे हैं, ठीक है। और ओ ए लिखा, फर्स्ट एंगल कितने बनेगा, 72 डिग्री का। तो आई थिंक शायद यहाँ तक एंगल मेरा जाना चाहिए, फर्स्ट एंगल 72 डिग्री, और लिख दिया मैंने ब्लू, ठीक है। फिर चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलने के लिए इस लाइन को बेस बनाया और यूं रोटेट करेंगे, तो रोटेट करते ये पहुंच गए मान लिया हम लोग 60 डिग्री पर, और ब्लू के बाद आ गया अपना ग्रे। फिर ब्राउन चलेंगे 150 के लिए, तो ये आ गया लगभग 150 डिग्री का, और ये बन गया आपका ब्राउन, और लास्ट बनेगा 78 डिग्री के लिए हेजल, ए बी
सी और डी। ओवरऑल 4 पार्ट्स बने अपने।